संवेग, ठीक है। संवेग को समझोगे। कह रहा है कि यदि हमें कैरम बोर्ड के गोटी और स्ट्राइकर को बारी बारी से उंगलियों के द्वारा समान बल से चोट करें तो हम देखते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाला स्ट्राइकर उतने तीव्र वेग से नहीं चलता है जितने वेग से कम द्रव्यमान वाली गोटी चलती है। इस प्रकार हम यदि हमारी ओर से एक टेनिस गेंद और क्रिकेट गेंद को समान वेग से आ रही है तो हम उन्हें रोकने के लिए कम द्रव्यमान वाली टेनिस की गेंद की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाले क्रिकेट की गेंद की बॉल के अधिक बल लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब, जिसका कहने करने का मतलब है कि अगर एक बॉल है यहाँ पे, मान लीजिए बॉल है और ये भी एक बॉल है, लेकिन ये टेनिस है, ठीक है, कहिए टेनिस है और ये कहिए ड्यूज है, मान लीजिए ना ड्यूज है ना, या करकट है, ड्यूज कहिए। तो मान लीजिए कि ये करकट है या ड्यूज कह सकते हैं इसको। तो जैसे ये चलना शुरू करेगा तो जैसे आपको अगर रोकना है, इसको रोकने में आपको कम डर लगेगा, लेकिन इसको रोकने में थोड़ा डर लगेगा अगर आप पहली बार गेंद को रोक रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये थोड़ा पत्थर जैसा होता है और हार्ड होता है और इसका वजन इसके अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। आपको यहाँ पे कम बल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे अधिक बल लगाना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु में अगर अधिक द्रव्यमान होता है तो उसका संवेग भी क्या होता है, अधिक होता है कि ना। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। किसी वस्तु को चलाने या रोकने पर उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो अगर कोई वस्तु जितना ज्यादा चलेगा, ठीक है, तो उसका अगर उसका द्रव्यमान जितना अधिक है तो उसको चलाने में भी उतना ही बल लगेगा, है कि। अगर उसको रोकना है तो उसमें रोकने में भी उतना ही बल लगेगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं उसका जड़त्व जो होता है उसके कथी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर अधिक द्रव्यमान है तो अधिक बल लगेगा, कम द्रव्यमान है तो कम बल लगेगा। अधिक द्रव्यमान है तो चलाने में अधिक बल लगेगा और अधिक अधिक कम द्रव्यमान है तो उसको चलाने में भी कम बल लगेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब यह कह रहा है कि यदि क्रिकेट की गेंद को हमारी ओर कम वेग से आ रही है तो उसे रोकने में हम कम बल लगाते हैं, परंतु जब वही गेंद हमारी ओर अधिक वेग से आ रही है तो हमें जोर से एफर्ट लगाना पड़ता है कि नहीं। मतलब जितना तेजी में आएगा उतना ही तेजी से हमें गति करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि हम उस गेंद को रोक दें। किसी वस्तु का विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। और किसी वस्तु को अगर आप विराम में लाना चाहते हैं, सबसे पहला बात समझिए कि अगर कोई वस्तु का विराम में लाना चाहते हैं या गति में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसके यहाँ पे जो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी वस्तु को विराम या गति में लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। और उसका द्रव्यमान क्या है और उसकी स्पीड क्या है, तो जिसकी वजह से आप उसको रोकेंगे, है कि नहीं। मतलब आप इसका स्पीड अगर इसका द्रव्यमान भी अधिक है कि नहीं, इसका द्रव्यमान भी अधिक है और इसका वेग भी क्या है, स्पीड भी अधिक है, तो इसमें जो बल लगाना पड़ेगा वो भी क्या होगा, अधिक लगेगा। तो अगर आप इसमें द्रव्यमान मान लेते ज्यादा है लेकिन इसके वेग कम है, द्रव्यमान मान लेते ज्यादा है अब वेग क्या है, कम है, तो अब क्या करिएगा, इसको आराम से लाते रोक देते कि नहीं रोक। एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है, ठीक है, और आराम से ढूंढते आ रहा है, तो ये रुक 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 ऐसे रोक सकते नहीं रोक सकते, आराम से रोक सकते हैं। लेकिन अगर वही बहुत बड़ा, उतना ही बड़ा पत्थर और बहुत तेजी में आ रहा है तो आराम से रोक सकते हैं उसको, हाथ पैर से नहीं रोक सकते। उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, या तो बोट लगाना होगा, मतलब बोट मतलब लकड़ी का जो मोटा वाला ऐसी होता है वो लगाना होगा, या फिर उतना ही भारी कोई वस्तु या उससे बड़ा वस्तु वहां पे खड़ा करना पड़ेगा ताकि उससे ज्यादा बल इंजर्ड या कर सके जिसके कारण वो रुक जाए, है कि नहीं। जैसे वो ट्रक अगर जा रहा है ठोकर मार के भाग रहा है, मान लीजिए अगर ट्रक है और ठोकर मार के भाग रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। उसको रोकने के लिए क्या, आपको पता चल गया अगर ट्रक आ रहा है तो जाइए आराम से बड़ा सा मोटा सा लकड़ी उठा के रोड पर फेंक दीजिए, है कि नहीं। वो आराम से ब्रेक मारेगा वहीं रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि ना उसको हाथे रोक दे तो संभव है, वो अपनी स्पीड में जाता रह जाएगा। लेकिन अगर साइकिल वाला ठोकर मार के भाग रहा है तो पता चलेगा फला मार के आ रहा है, आप वही अगर नहीं रुके तो दूसरा पर मारेगा, नन्ना से उधर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर स्पीड भी ज़्यादा है
और बल भी मतलब द्रव्यमान भी ज्यादा है, तो उसमें रोकने के लिए आपको कभी लगाना पड़ेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन स्पीड कम है, द्रव्यमान अधिक है, तो कम ही स्पीड में उसको रोका जा सकता है। अब इससे संवेग का परिभाषा क्या निकलता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल को हम कभी कहते हैं संवेग कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम कभी कहते हैं संवेग कहते हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब आपसे सब पूछा जाएगा संवेग क्या है, तो संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं। कभी कहते हैं पी से सूचित करते हैं। संवेग को कैसे सूचित करते हैं, पी से। और ये कह रहा है संवेग, संवेग कह रहा है कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान हो, कभी हो द्रव्यमान हो, और उसमें आप गुना वेग से कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका संवेग निकल जाएगा। तो किसी वस्तु को यानी कि संवेग अगर आपको निकालना है तो उसको द्रव्यमान और वेग से कभी कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो कैसे निकल जाएगा, उसका संवेग निकल जाएगा। अर्थात P बराबर आपने पढ़ा होगा mv, ठीक है, कभी P बराबर mv। P कभी हो गया आपका संवेग हो गया, m कभी हो गया बाबू द्रव्यमान हो गया, और v कभी हो गया आपका वेग हो गया। क्लियर, ठीक है। अब इसकी ऐसा ही मात्रा की बात कर ले। द्रव्यमान के कहते होता है kg हो जाए, द्रव्यमान के क्या होता है kg, अब वेग के कहते होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब संवेग का ऐसी मात्रा कहते हो गया, संवेग का ये सही मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकंड। अगर अब इसके बीमा की बात कर लिया जाए तो बीमा क्या आएगा, तो बीमा के बड़ा m हो जाएगा, im का क्या हो जाएगा l हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये बीमा इसके 40 हो गए, ओके। तो बीमा इसके 40 हो गए। अब मेरे यहाँ पे ml 40, अगर इसके हम इस चीज का बात कर ले, ये संवेग का ऐसे मात्रा हो गया, बीमा हो गया, और ये ठीक है, इसको तारीफ है, और यह एक सदिश राशि भी हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि, संवेग एक सदिश राशि। अब देखिए कह रहा है न्यूटन के द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है। अब द्वितीय नियम क्या है देखिएगा आप, कह रहे हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु में लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में होता है, ठीक है। इसका न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे m करके कोई वस्तु है, ठीक है, m करके कोई वस्तु है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, इसमें संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग परिवर्तन संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। और अब इस वस्तु पर जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही इसमें परिवर्तन भी हो रहा है, जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके वेग में उतना ही परिवर्तन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जितना उसमें बल लगाएगा उतना ही उसमें परिवर्तन होगा। अब जिसको जितना तेजी से धक्का दीजिएगा उतना ही वो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को हम जितना जोर से धक्का देंगे उतना ही इधर जाएगा, इधर जितना हम फोर्स लगाएंगे कोई इधर उतना कभी होगा, इसका वेग होगा ना जी। तो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है,
उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब आप जितना बल लगाइएगा उतना उसके वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। और यह परिवर्तन बल के दिशा में होता है। और आप जिधर बल लगाइएगा, मान लीजिए कि इधर इधर आप नॉर्थ में, अगर आप इधर नॉर्थ में लगा रहे हैं, इधर इधर आप नॉर्थ में लगा रहे हैं बल को, तो उसकी दिशा किधर होगा? नॉर्थ में ही होगा। आप इधर धाका दीजिएगा, इधर धाका दीजिएगा किसी वस्तु को, उधर ही जाएगा ना। आप धाका इधर दे रहे हैं, वस्तु इधर थोड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, तो उल्टा डायरेक्शन हो गया ना। आप जिस दिशा में दीजिएगा उसी दिशा में जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये गति का कथी नियम है? द्वितीय नियम। कथी नियम है? द्वितीय नियम। फिर से समझिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। और वस्तु के बल का वस्तु के यह परिवर्तन उस वस्तु के दिशा में होती है, बल के दिशा में होती है, ठीक है। यानी कि आप जिधर बल लगाइएगा उधर ही क्या होगा? विस्थापन होगा, या फिर उधर ही क्या होगा? वस्तु की गति होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं, इस दिशा इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, तो इस पूरी होल सिस्टम का वस्तु का गति क्या हो जाएगा? इसी दिशा में निकल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्शन से समझो, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अगर हम इस पे कोई पॉइंट को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट यानी कि कोई वस्तु को इस पॉइंट पे रखते हैं, तो अगर हम इधर से वेस्ट के ओर घूम के ईस्ट की ओर बल लगा रहे हैं, तो हमारा वेग में परिवर्तन किधर होगा? ईस्ट की ओर ही होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती तो होता है, लेकिन बल की दिशा, उस वस्तु की दिशा उधर ही होता है जिधर बल लगता है, ठीक है। वस्तु की दिशा उधर ही होता है जिधर बल लगता है। बात समझ में आ गया? तो बल हम इस साइड से लगा रहे हैं और इधर घूम के लगा रहे हैं इसे, तो वस्तु उधर ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, यही गति का द्वितीय नियम है। चलिए इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। इस पे एक समीकरण आया है, उसको सिद्ध करते हैं पहले। गति का द्वितीय नियम, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, प्रारंभिक में जब हम इस वस्तु के अगर हम प्रारंभ में किसी फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा जो P1 है वो क्या हो जाएगा? M1 और V1, यही ना हो जाएगा? M1 और, अच्छा सीधे MU मान लेते हैं, M1 V1 ना करके MU मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? MU, मतलब ये द्रव्यमान हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया हमारा, ठीक है। अगर कुछ समय अंतराल के बाद, मतलब टी कुछ बदलने के बाद, टी के कुछ समय अंतराल के बाद, देखिए कुछ समय अंतराल के बाद, मतलब कुछ गति हो जाती है, कुछ चल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर टी जो था ना, यहाँ पे T0 था, ठीक है, तो ये अब कथी हो गया? T1 हो गया। T0 से कथी हो गया? हमारा T1, यानी कि कुछ समय लग गया, तो उस समय हमारी स्थिति क्या हो जाएगा? तो P2 बराबर क्या होगा? mv हो जाएगा। अभी द्रव्यमान तो सेम ही रहा, इस वस्तु का जो द्रव्यमान होना चाहिए वही रहा, लेकिन यहाँ पे u था, प्रारंभिक था, और यहाँ पे कथी हो गया? अंतिम हो गया ना, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? संवेग में परिवर्तन डेल पी कह सकते हैं इसको। संवेग में परिवर्तन को क्या कह सकते हैं? डेल पी कह सकते हैं, ठीक है। तो संवेग में अगर परिवर्तन हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? P2 माइनस P1। संवेग में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? P2 माइनस P1। मतलब अब कितना परिवर्तन हुआ, मतलब पहले कितना था, अब चल के कितना पहुंचा, तो पता होना चाहिए ना जी, ठीक है। तो अब इसके दर को लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन की दर,
यानी कि डेल पी, तो कुछ तो समय लगा होगा उस समय जब हो रहा था घटना। तो P2 माइनस कथी P1 अब आटा कथी P ले सकते हैं, हो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते हैं। चलो जी, P1 का मान बोलो, P2 का मान बोलो, MV माइनस MU बटा T। अगर मैं कहूँ कि भाई हम यहाँ से M कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, M कॉमन ले ले तो V माइनस U हो जाएगा। अब बटा में T कर सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़े हैं क्या देखेंगे, अभी यहाँ हमने वेग में परिवर्तन की दर को लाया, तो मैंने जो भी अभी द्वितीय न्यूटन के द्वितीय नियम कहता है, गति के द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम से क्या कहा है, देखिए पढ़िएगा उसको। कह रहा है गति के द्वितीय नियम, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में, या ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर, ठीक है, परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगे बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। उस वस्तु के पर लगे बल के समानुपाती होता है। ये जितना हमारा जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, इसके मतलब बल के डेल, यहाँ पे तीनों लिख सकते हैं, समानुपाती लिख सकते हैं, एफ समानुपाती का लिख सकते हैं, डेल पी लिख सकते हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखना सब। या हम लिख सकते हैं एफ बराबर का लिख सकते हैं, डेल पी लिख सकते हैं। एफ समानुपाती, डेल पी का मान कितना आया, एम इंटू वी माइनस यू अब बाई कितना टी, ये ना आया, ध्यान से देखना। अब यहाँ अगर हम एफ बराबर कर ले, यहाँ देखिए थोड़ी सी अभी समानुपाती ही रहने देते हैं, इतना अगर आप जानते हैं ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वाई क्यों लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू अब बाई कितना टी, आप पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। अब यहाँ जो समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो एम के एम ए लिख सकते हैं। यदि कांस्टेंट के मान अगर हम 1 कर ले तो एफ बराबर एम हो गया, नहीं हो कर सकते हैं, एफ बराबर एम ए, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का नियम निकलता है, कभी निकलता है, बल का नियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उतारिए पहले इसको बताते हैं। तो कह रहा है कि अगर सेकंड मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम से हम क्या प्राप्त कर लिए, बल के नियम प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए, द्वितीय नियम से हमने बल का नियम प्राप्त किया, ए बराबर एम ए, क्लियर। अब कह रहा है कि बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण का गुणनफल होता है। बल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का क्या है, गुणनफल। ध्यान देखिए ये हमारा बल है, ठीक है, और ये हमारा कभी द्रव्यमान है, और ये हमारा क्या है भाई, त्वरण है। तो अगर हम कहीं त्वरण के बारे में, अगर बल के बारे में अगर हम सुन रहे हैं, बल अगर हम कहीं बल के बारे में सुन रहे हैं तो बल हमारा क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का क्या है, गुणनफल है। और ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो संवेग से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ, संवेग से उत्पन्न हुआ। पहले समझिए किससे उत्पन्न हुआ, संवेग से। अब यहाँ देखेंगे जैसे इस वस्तु पर हमने बल लगाया, कति लगाया, बल लगाया, ठीक है, तो इसके वेग में कति हुआ, परिवर्तन हुआ, कति हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ या संवेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और जितना बल लगाया उतना ही परिवर्तन हुआ, हमने जितना बल लगाया उतना ही उसके संवेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अर्थात हमने कहा कि भाई एक समानुपाती डेल पी, है ना जी,
यही ना हमने किया, बल हमारा ये हो गया और समानुपाती हमारा कर दिया डेल पी। तो जाहिर सी बात है कि जितना बल उतना हमारा संवेग में परिवर्तन, और हमारा संवेग में परिवर्तन ही हमें क्या कहता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल प्राप्त करवाता है। ठीक है, तो बल बराबर हमने क्या लिखा, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब यहाँ बल का एसआई मात्रक का एसआई मात्रक की अगर हम थोड़ा बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान क्या क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बल का ऐसे मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी एक और इस मात्रक की बात करें, ठीक है, एक और इसके मात्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसके नाम पर ही रख दिया गया, कहते हैं न्यूटन। रख दिया गया न्यूटन। बल का एक ऐसा मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, जिसके नाम पे ही है। ओके, अगर आप बीमा की बात करें, इस चीज की बात कर ले बीमा के, तो बीमा की अगर हम बात करते हैं तो केजी का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब 40 है, 40 स्क्वायर, यहाँ पे 40 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा 40 स्क्वायर। तो ये बीमा आपका हो गया बल का, बल का बीमा। और बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि, इसको याद रखेंगे, बल एक सदिश राशि। अब ये देखो, ये सदिश राशि क्यों है, तो आपको अगर पता है संवेग सदिश राशि है, तो संवेग से उत्पन्न हुआ कथी, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, और गति के द्वितीय नियम से कथी निकल गया हमारा, बल का नियम। तो जब बल का नियम निकला, तो जब संवेग ही सदिश है, तो हमारा इसमें कथी होगा, बल भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ओके, इतना याद रखिएगा इस बात। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। तो देखिएगा, अब कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है किसके, गति के द्वितीय नियम का या फिर संवेग का। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, ठीक है। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण किसका, गति के द्वितीय नियम या संवेग। कह रहा है कि कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल्सों के एक समूह को एक ही बार में तोड़ देना। ठीक है, यहाँ देखो, जब ये बहुत सारा टाइल्स ऐसे ऐसे रखा गया रहता है, ठीक है, बहुत सारा टाइल्स रखा गया रहता है, तो ये क्या होता है, इसके मिड पर, इसके बीच वाले भाग पर एक कराटा में जो खेलने वाला खिलाड़ी होता है, कराटा के खिलाड़ी होता है या कराटा का दक्ष खिलाड़ी होता है, उस को इतना जोर से मारता है कि संवेग को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। क्या कर देता है, संवेग को शून्य कर देता है, जिसकी वजह से सारा बल उसके एक छोटा सा पॉइंट पे लग जाता है। ठीक है, इसके कारण सारा बल उसके एक छोटा सा पॉइंट पर लग जाता है, जिसके कारण वह एक ही वार में टूट जाता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हुआ तो आपकी हाथ टूट जाएगी। ठीक, अगर आपकी स्पीड कम हुआ तो आपकी हाथ टूट जाएगी। और अगर स्पीड में जैसे कोई होता है ना, मारते मारते कहे जय श्री राम कहा गया तो मारा, तो एकदम मार दिया तो टूट जाएगा। लेकिन जैसे मारा नीचे तक तो डर लग गया, अब गिर तो गया लेकिन ये टूट जाएगा। ठीक है, ये पूरा टूट जाएगा। लेकिन अब एक बार इसको तान दीजिए और एकदम जोर से गिराइए साफ, तो उससे क्या होगा, कुछ संवेग कुछ समय के लिए जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और पूरा बल उस छोटे से वस्तु पर लग जाएगा, उस छोटे से वस्तु पर लग जाएगा, जिसके वजह से आप टाइल्स के समूह या ईटा या लकड़ी को तोड़ सकते हैं, या बर्फ के सिल्ली को भी तोड़ सकते हैं। तो जो मोटा वाला सिल्ली होता है ना, उसको एक ही बार में से तोड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मतलब रोज करने से, एक दिन बाद पहला दिन गया था मारिए बस आपका हाथ सब हड्डी वड्डी बाहर निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ देखेंगे, कराटे के खेल में खिलाड़ी टाइलों के समूह को या बर्फ के सीली को एक ही बार में तोड़ डालता है, और टाइलों के समूह अथवा बर्फ के सीली पर तेजी से वार करता है। कभी करता है, तेजी से वार करता है, जिससे हाथ का सारा संवेग बहुत कम समय अंतराल में शून्य हो जाता है। नहीं बताया आपका कि संवेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इससे परिणाम स्वरूप टाइलों के समूह या बर्फ के सिले पर इतना बल लगता है कि वो टूट जाता है। ठीक है, एक छोटे से पॉइंट पे बहुत ज्यादा बल लग जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, पूरा चकनाचूर हो जाता है। अब कह रहा है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी
ऊंची कूद के खिलाड़ी स्पंज या गदे पर गिरता है, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है, जैसे देखिए अगर आप छत पर से कूदते हैं, छत पर से कूदते हैं और गीला में नहीं गिरते हैं, सूखले जमीन पर या रोड पर या टाइल्स पे या फर्श पे कूद जाते हैं, तो आपकी हड्डी टूट जाएगा या आपकी मतलब पैर में बहुत ज्यादा चोट आ सकता है। और आप ऐसे गिरते हैं, अगर मुंह के भरे गिरते हैं तो आपका मुंह वगैरह भी बराबर हो सकता है, मर भी सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कपार पे लगे तो मर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं एक यहाँ अगर वही छत पर से कूदते हैं या कहीं से भी कूदते हैं, यहाँ से जब आप कूदते हैं और ये एक गादा होता है, जैसे बिहार पुलिस के ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग करने जाइएगा, आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग करने जाइएगा, तो ऊपर से जब कूदाता है तो यहाँ नीचे जब आप गिरते हैं तो जानते हैं क्या होता है, गादा होता है, ठीक है। क्या होता है, गादा होता है। जब आप कूदते हैं तो वो नीचे को धंसता है। जैसे आपने गया होगा मेला में, अभी जाइएगा यहाँ मेला में, तो उसको लड़का सब कूद रहा होगा, देखिएगा तो देखिएगा जब वो नीचे कूदा होगा तो उसके ऊपर मत ताकिए, उसके नीचे देखिएगा वो ऐसे लग के ऐसे हो जा रहा हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना। इसका मतलब संवेग को नीचे कर देता है, ठीक है। संवेग को क्या कर देता है, नीचे कर देता है। यानी कि मेरे कहने का जो मतलब है, जब आप वो कूदता है तो ये वस्तु ऐसे ना होके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, जिसके वजह से उसके संवेग को कुछ दूर तक गति करता है और इसे चोट लगने से बच जाता है, ठीक है। अगर वहीं कुछ नहीं हो, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो जाए तो बहुत जोर से चोट लगेगा, ठीक है। इसीलिए गिरते समय खिलाड़ी या कूदते समय खिलाड़ी गादा का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नीचे धंसे, ठीक है, जिससे वो संवेग कुछ दूर तक वस्तु के बल के दिशा में लगे, ठीक है। और उसके साथ वो मतलब वो तो चोट कम लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है, जब ऊंची कूद के खिलाड़ी स्पंज या गदे पर गिरकर संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है, जिससे उसको चोट कम लगता है। धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है ना, है कि नहीं। आप फर्श पर ऐसे तो हो नहीं रहा, सीधे जब जैसे कूदे उतना ही उसके ऊपर भी लग गया, है कि ना। और जब वही धंसे हुए मिट्टी पे या गीला माटी में जब आप कूदते हैं थोड़ी सी नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चोट कम लगता है। कह रहा है कि कच्चे फर्श की अपेक्षा पके फर्श पर कूदने में मतलब अधिक चोट, मैंने वही अभी आपको बताया। कच्चा फर्श यानी कि कच्चा फर्श यानी कि मिट्टी वगैरह पर आप कूदते हैं या गीली मिट्टी पर कूदते हैं तो आपको चोट कम लगता है। और वहीं अगर आप हार्ड मिट्टी पे कूद जाते हैं या फर्श पे कूद जाते हैं तो आपको चोट कम लगेगा, क्योंकि वो हार्ड फर्श धंसता नहीं है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन को कम नहीं कर पाता है। और गीला मिट्टी या कांचा फर्श जो होता है, या मतलब आप टाइल्स अधिक कहिए या ये मतलब गदा कहिए, ये सब क्या करता है, आपके संवेग को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको चोट कम लगता है। अब यहाँ फिर देखिए फिर कह रहा है, क्रिकेट के कैच को लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे को करता है कि नहीं करता है। जैसे आप जैसे कैच रोकते हैं ऐसे हाथ को करते हैं ना जी, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ रोक रहे हैं, ऐसे ऐसे टांग आ जाता है, उसका बॉल गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है कि नहीं। ऐसे जब आप अंदर को करिएगा तो ये क्या होता है, उसके संवेग को धीरे धीरे कम करके अपने हाथ के अंदर कवर कर लेता है। तो बल तो लगाता है, गेंद जब गिरता है तो बल तो लगाता है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो इसके क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपने संवेग को कम कर दिया और आपके हाथ में फंस गया। लेकिन अगर आप जैसे हाथ को टाइट रख देंगे, उछल के गिर जाएगा, कि नहीं गिर जाएगा। बहुत सारे खिलाड़ी से छूट जाता है ना, देखते हैं कि नहीं छूट जाता है। तो वो मतलब जैसे क्या हुआ कि संवेग को कम नहीं कर पाया, या फिर अपने हाथ को ऐसा नहीं किया, जैसे उतना स्पीड से आ रहा था ऐसे आप क्या कर लीजिए, उसको करिएगा तो धीरे से आके आपके हाथ में संवेग के कम करते करते आपके हाथ में वो रुक जाएगा, ठीक है। जैसे आपने टाइट कर दिया इसे, उसमें से उछल जाएगा, ठीक है। तो आप हाथ कोई भी खिलाड़ी जब कैच रोकते तो उसको पीछे को करता है या ऐसे झुका लेता है, ठीक है, ताकि वो गेंद को सही से कैच कर पाए। चलिए आगे देखिए, बॉक्सर जब कोई बॉक्सर, ठीक है, बॉक्सर का अपना सिर पीछे को करना, ठीक है। अब देखिएगा एक बॉक्सर है, मान लेते हैं ये भी बॉक्सर है, ये बॉक्सर मान लेते हैं, और ये अपने हाथ से इसको वार कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसके हाथ से वार कर रहा है। ये अपने मुंडी को ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक है, अपनी मुंडी को पीछे को कर लेगा। वजह जानते हैं क्या है, अपने मुंडी को पीछे करने की वजह ऐसे कर लेगा, जैसे मारेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु इतना दूर जाना चाहिए था, यहाँ जाकर लगना चाहिए था, यहाँ देखिए यहाँ जाकर लगेगा, ठीक है। जब यहाँ जाएगा तो जैसे जाएगा तो थोड़ा सा पीछे कर लेगा, तो इससे थोड़ा सा कम ना लगेगा, उसको ऐसे कर लेगा तो थोड़ा सा इससे कम लगेगा चोट, इससे कम चोट लगेगा, अर्थात उसकी लंबाई दूरी ज्यादा तय कर लिया और इसके चलते उसके मतलब इस बल में क्या हो गया, थोड़ी सी कमी आ गया, कमी आएगी नहीं आ गया। और जैसे कोनो उन्हों से जैसे क्या हुआ कि इधर से कोई मार रहा है, इधर से आके मारा तो जोर से ना चोट लगेगा जी, मतलब इन्हों से 40 के स्पीड में, से 40 के स्पीड में तो लगेगा तो कभी हो जाएगा 80 के स्पीड में हो जाएगा। आपने पढ़ा ना जी, मतलब क्या बोलते हैं सदिश सदिश
तो इधर से भी वस्तु और इधर से भी वस्तु उतना ही स्पीड में आए तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब 40 एनहु से और 40 एनहु से तो क्या हो जाएगा 80। अब अगर कोई वस्तु इधर से 40 जा रहा है और इधर से 20 से भाग रहा है तो उसको लगेगा चलो तो 20 ना लगेगा जी, 20 तो भाग गया है ऑलरेडी, 20 तो कम कर चुका है स्पीड को और 20 ना बाकी है तो 20 उसको लगेगा तो 100 लेगा उतना। इसीलिए जो कराटा जो बॉक्सिंग वो करता है ऐसा ना, जब उसको मुड़ी पर मारते तो ऐसे पीछे को झुकता है, ठीक है, और जब उसको मारते तो वो पीछे को अपने देह को खींचता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, मतलब आपने देखा होगा, आपने एक गाना सुना होगा, बहुत सुंदर गाना है, प्रचार पहले देता था अब तो नहीं देता है, झटका झूठ लागे रे। प्लेटिना का एक गाड़ी का प्रचार देता था, मैच चलता था तो उसमें देता था कि झटका झूठ लागे रे, है कि ना। वो उसके प्लेटिना का जो मतलब उसने कहा था कि मेरा जो स्प्रिंग है ना इसमें बहुत कम झटका लगेगा आपको, जब आप इसके सीट पर बैठिएगा तो मतलब जब इसके सीट पर बैठिएगा तो बहुत कम आपको, ठीक है, बहुत कम झटका लगेगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये इसके और ये हमारे सीट के ऊपर है, ये हमारे सीट में और ये हमारी गाड़ी के नीचे के चक्के के पास कसा हुआ रहता है, ठीक है, ये हमारे ऊपर और ये गाड़ी के निचले हिस्से में और ये हमारे सीट के बगल में लगा रहता है, ठीक है। जब हम नीचे हमारा जब गाड़ी झटका महसूस करता है, धक्का लगता है, तो ये क्या होता है हमारे बल को इतनी दूर में घुमा देता है, ऊपर बल लगता ही नहीं है, ठीक है, ऊपर बल लगता ही नहीं है, इधर ही घुमा लेता है। जैसे कार वगैरह में बैठिएगा तो उसमें भी क्या होता है, सॉकर लगा होता है, तो जैसे सॉकर जैसे आप लगाते हैं तो ये जम करके इतना ही दूर में अपने बल को कम कर देगा, क्योंकि देखिए घुमाव है और इतना ही दूर में लगेगा बल को और इधर के वस्तु को बल नहीं लगा, क्योंकि इसने अपना बल को संवेग को क्या कर दिया, कम कर दिया। बल उस दिशा में कहता है कि जब बल मतलब क्या कहता है, गति का नियम द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब जिस क्षेत्र में बल लगता है संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग उस वस्तु पर जिधर लगता है उधर ही क्या लगता है, बल लगता है। अर्थात अगर इधर बल लगा है तो संवेग भी इसी दिशा में होगा, तो अगर ये स्प्रिंग क्या करता है, संवेग के दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर जो लगने वाला झटका होता है वो व्यक्ति को कम लगता है। या फिर कोई स्ट्रॉन्ग गाड़ी बना दिया जिसमें लगता ही नहीं है, जैसे बुलेट ट्रेन की बात कर लेते हैं हम, बुलेट ट्रेन की बात करें तभी भारत में ही बना है 240 की स्पीड में चलने वाला ट्रेन, वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें भी आपको अब झटका नहीं लगेगा, एकदम पूरा फुली बुलेट ट्रेन जैसा ही है वो भी, ठीक है। बुलेट ट्रेन तो नहीं है, उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन बुलेट ट्रेन के ही जैसा ही है, उसमें आपको झटका नहीं लगेगा, उसमें कोई भी आपको मतलब हिचकोले का कोई मतलब उसमें दिक्कत ही नहीं है, आप जैसे हम एकदम कंफर्टेबल बैठे हुए, गाड़ी एकदम चला रहा है, एकदम 240 की स्पीड में जा रही है, एकदम स्पीड में एकदम है, फुल्ली स्पीड में गाड़ी है, लेकिन आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ना आपको खोलते समय धाका लगेगा ना रुकते समय धाका लगेगा, एकदम आप जैसे हैं वैसे, क्योंकि उसमें फुल्ली एथी का इस्तेमाल किया गया है इसका स्प्रिंग का, मतलब जो झटका को अपने ओर सॉकर जिसको बोलते हैं, स्प्रिंग मत कहिए उसको सॉकर बोलिए, क्या बोलिए, सॉकर बोलिए। उसमें मोटा मोटा सॉकर ट्रेन में देखते हैं, मोटा मोटा सॉकर लगा रहता है, एकदम इतना इतना मोटा का अथी होता है, घुमाव ऐसे होता है, इस पर लगा रहता है, ठीक है। तो वो आप उसके कभी कर लेगा, वेग को क्या कर देगा, संवेग को क्या कर देगा, कम कर देगा और झटका कम लगेगा। और उसमें क्या है ना, संवेग के ऊपर क्या लगा है, जैसे ये स्प्रिंग लगा है उसके ऊपर मोटा पट्टी लगा है, गदा का मोटा पट्टी लगा रबड़ का, जिसकी वजह से ये अपनी स्पीड को इतना ही दूर में रख ले, ऊपर जाने ही ना दे, ठीक है, ऊपर जाने ही ना दे, जिसकी वजह से ट्रेन में बैठे यात्री को धक्का नहीं लगता है। बात समझ में आया। अब जैसे कार में आप बैठ जाइएगा तो धक्का कम लगता है, क्योंकि तो एक तो अपने अच्छा गाड़ी है और उसका सीट भी देखते हैं ना, मोटा मोटा एकदम होता है, गछदार सीट होता है, एकदम आराम से बैठ जाइए, देह हल जाएगा, उसमें क्या झटका लगने का है कि नहीं। तो जीप में बैठ जाइए, ट्रैक्टर में बैठ जाइए, उसमें थोड़ा कम लगता है, ट्रैक्टर में कम लगता है ना जी नस उखाड़ देगा जब उसका ड्राइवर चलाने लगेगा ना तो नस उखाड़ देगा, जहाँ का तहाँ खाना इधर का इधर कर देगा, इधर का इधर कर देगा आंतरी के पतरी में घुसा देगा, समझ में आया। हाँ, तो ट्रैक्टर में कुछ ज्यादा लगता है, कार में थोड़ा कम लगता है। चलिए, तो यही कहा स्प्रिंग उस बल को क्या कर देता है, कम कर देता है, कभी कर देता है, कम कर देता है। ये हमारे इसलिए गाड़ियों में स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसका, स्प्रिंग का, जिसको हम लोग कभी बोलते हैं, सॉकर बोलते हैं। अब गति के तृतीय नियम, ठीक है, गति के तृतीय नियम, अब देखो जी न्यूटन के
तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय, ये कहता है, न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे अगर आप किसी वस्तु पर इधर इतना बल लगाते हैं तो ये आपको भी उतना ही महसूस कराएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। अगर आप किसी को एक चप्पल मारते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही उसको मारे हैं, वो भी आपको मारा है। ठीक है, आपको किसी को एक चाटी मारते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही मारे हैं, वो न्यूटन कहता है कि नहीं, वो भी आपको मारा है, बशर्ते उसको थोड़ा ज्यादा लग गया, आपको थोड़ा कम लगा, क्योंकि आपके संवेग बल को स्थापित, जैसे आपने चाटी से मारा है ना, तो डायरेक्ट उसके गाल पे चिपका दिए तो उसको गाल पे महसूस हुआ, लेकिन आपके गाल ने क्या किया, हाथ को भी मारा, लेकिन हाथ ने थोड़ा सा इसको बॉल को क्या कर लिया, इंजर्ड कर लिया अपने, मतलब अब अपने अंदर रखने की इसको अंदर क्षमता था, लेकिन मारा दोनों था। जैसे आप दीवार, अगर ज्यादा हिम्मत है तब दीवार को मार के देख लीजिए, दीवार के मार के देख लीजिए, ठीक है, उतना ही चोट लगता है कि नहीं, जितना जोर के मारिएगा उतना ही आपको चोट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही कहता है कि जितना आप, न्यूटन कहता है कि जितना आप क्रिया करिएगा उतना ही क्या आएगा, प्रतिक्रिया आएगा। जैसे आप पहाड़ में जितना जोर से बोलते हैं उतना ही जोर से आपको आवाज करते जाता है, रिटर्न आता है कि नहीं आता है। जैसे आप, यानी पाखा के घर में आप जाइए, पाखा के घर में जाइए, गस के चिल्लाइए तो गोए गोए आवाज करते, मतलब उससे गूंजता रहता है, गूंजता रहता है कि नहीं रहता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि न्यूटन कहता है कि जितना आप क्रिया करते हैं उतना ही आपको क्या मिलता है, प्रतिक्रिया मिलता है। अगर आप जितना आगे दौड़ते हैं, आगे दौड़ने के लिए बल लगाते हैं, उतना ही उसके पीछे भी बल लगता है, ताकि तब आप आगे जा पाते हैं। ठीक है, तो यही कहता है न्यूटन कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप एक, मतलब जैसे इस पे जितना गस के धाका लगाएंगे इसको, तो ये भी आपको उतना ही पीछे को क्या होगा, धकेलेगा। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ का उपयोग है। जैसे मेज पर, ठीक है, मेज पर खड़ी किताब, मेज पर पड़ी सॉरी किताब, अगर आप मेज पे, यहाँ एक मान लीजिए कि यह मेज है, ठीक है, ये एक मेज है, ठीक है, और ये मेज पर हम अगर किताब से रखे हैं तो किताब जितना नीचे को बल लगा रहा है, मेज भी उस पर कितना है, उतना ही बल ऊपर को लगा रहा है। ठीक है, तब जाके यह उस पे टिका हुआ है। जैसे मैंने उसको बताया था, उस लड़का के किताब, हाथ पे किताब रखवा के लगाया था ना जी, कि आप जैसे यहाँ पे रखवा दिया था, उस पर किताब रखता गया, तो इसको टानते टानते गया, बाद में इससे पकड़ा, बाद में अफसर जो बर्दाश्त नहीं हुआ, है कि नहीं, है कि नहीं का। तो यानी कि जितना बल आप नीचे लगा, जितना बल उसको हम ऊपर, ये बल जितना ऊपर की ओर लगा रहा था, किताब भी नीचे को उतना ही बल लगा रहा था, लेकिन एकाएक क्या हुआ, किताब का बल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कहा कि असर बर्दाश्त ना होगा। तो अर्थात कहने का मतलब जितना बल आप ऊपर लगाएंगे उतना ही बल क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। और इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। कहते कहते हैं, जैसे आप देखो, ये नीचे ओर लगा रहा है, ये ऊपर की ओर लगा रहा है, तो जितना नीचे की ओर लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। ठीक है, अब जमीन पर आदमी का टहलना, जमीन पर आदमी का टहलना, अगर कोई आदमी जमीन पर टहल रहा है, ध्यान से देखिए, जब जमीन पर टहलते समय हम अपने पैर को जमीन पर तिरछा धक्का देते हैं, अर्थात जमीन पर पीछे की ओर तिरछा क्रिया बल लगाते हैं, फलस्वरूप जमीन हमारे पैर पर भी बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया पर बल लगाती है, जिसके घटक हमें चलने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। ठीक है, और हम जमीन के बीच घर्षण के कारण अपनी जमीन पर बल लगा पाते हैं। और ध्यान दें कि जब हम आगे बढ़ना होता है तो हम जमीन पर पीछे की ओर बल लगाते हैं। मेरे ये कह रहा है कि अगर हमें आगे की ओर जाना है, जमीन पर अगर हम आगे की ओर टहल रहे हैं, तो अपने इस पंजे से उस पर कौन सा बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, पीछे को। अगर हमें आगे जाना है तो उतना बल कहाँ लगा रहे हैं, जितना हम आगे जाएंगे उतना हमें बल कहाँ लगाएंगे, पीछे की ओर लगाएंगे। और ये किसके मदद से, कांटेक्ट फोर्स की मदद से, किसके, कांटेक्ट फोर्स की मदद से, मतलब स्पर्श बल की मदद से, कौन से, स्पर्श बल की मदद से। पढ़ा है ना जी, स्पर्श बल या कभी घर्षण बल, कांटेक्ट बल ही तो है घर्षण बल, कांटेक्ट बल ही तो क्या है, घर्षण बल है। जब हम यही अगर हम दौड़ रहे हैं और हम पे जमीन पे दौड़े तो आसानी से दौड़ जाएंगे, रोड पर दौड़ रहे तो और आसानी से दौड़ेंगे, धूला में दौड़ रहे तो और आसानी से दौड़ेंगे, नहीं जो मतलब ज्यादा धूला नहीं, धूला भी हो लेकिन कम हो, यानी कि बालू में चले गए तो उतना ही तेजी में दौड़ लेंगे जितना आप जमीन पे दौड़ रहे हैं, मतलब सूखे फर्श पे दौड़ रहे हैं।
अगर आप यही अगर आपको दौड़ाया जाए, टाइल्स को भिजा दिया जाए और कहा जाए आप दौड़, तो शायद सूखा टाइल्स में दौड़ने में दिक्कत हो जाएगा। तो भीजल टाइल्स की हम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। आप हो सकता है कि पैर कहाँ चल जाएगा टूट के, कोई दिक्कत है, कोई पता है। और ये अगर आपको बर्फ पे टहलाया मतलब दौड़ने के लिए कहा जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे घर्षण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दौड़ने में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि आपका जो पैर है उतना घर्षण इंजॉय नहीं कर पा रहा है जितना आपको चाहिए, ठीक है। और जहाँ घर्षण समाप्त हो जाएगा वहाँ पे बल भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे समझ में आ रहा है ना जी। जैसे देखिए, अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे घर्षण खत्म है, ये आसानी से गिर, इसे तो आसानी से ऐसे भी गिर जाएगा क्योंकि ऊपर है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु अब हम इसको पहले ऐसे करके रखते, ये आसानी से गिर जाता। क्यों, क्योंकि इसमें भी घर्षण नहीं है और इसमें भी घर्षण नहीं है, तो ये आसानी से यहाँ से गिर सकता था, ठीक है। अगर आप गिरा के देखना चाहते तो गिरा सकते हैं, ठीक है। अगर ये घर्षण होता और इसमें भी घर्षण होता तो रुक सकता था, कि नहीं रुक सकता। जैसे दीवार पे जो ईटा जो जोड़ा गया है, ये सब कभी होता है, घर्षण लगा होता है, तो ये अपने कंटेक्ट एरिया को क्या होता है, आसानी से पकड़ा हुआ रहता है। जैसे आप पैर पे चल रहे हैं, मिट्टी पे चल रहे हैं, तो आपके मिट्टी पैर मिट्टी को आसानी से पकड़ ले रहा है और पीछे को क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, जिसकी वजह से आप कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। इसकी वजह से आप आसानी से टहल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे देखेंगे, यही भीगे चिकने फर्श पर हमें चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि घर्षण वहाँ पे कर जाता है, बहुत कम हो जाता है। जहाँ मतलब चिकना सतह है, बर्फ जगह कह सकते हैं या टाइल्स कह सकते हैं, इस सब जगहों पर। जैसे मैंने कल ही एक आदमी से मिला था, तो कहा कि मैं गया था मतलब अपनी बहन यहाँ, तो उसके घर में पक्का हो गया है, ठीक बा, पक्का हो गया है, तो बेचारा के गोड़ फिसल गया, वहीं पर गोड़वा मतलब गिर गया, तो उसके गोड़वा में मोच आ गया, प्लास्टर उलस्टर करवा के बैठल था। तो उसके पोता यहाँ पढ़ने आता, तो वो बेचारी बता रही बहुत ध्यान से पढ़िए, मतलब गोरवे टूट गए है कि नहीं। तो वहां पे उसको क्या गिरा, क्योंकि वहां पे कभी घर्षण समाप्त हो गया था, प्लास्टर तो हो गया था और वहां पे पानी थोड़ा सा लग गया था, जिसकी वजह से बेचारा जैसे आगे चला गिर गया। जैसे आपके अगर कहीं फर्श है और वहां पे साबुन रखा है और उस पर अगर साबुन पे पैर फिसला, तो समझ लीजिए कि और जो ज्यादा चोट लगने वाला है, क्योंकि साबुन और कभी कर देता है, घर्षण को समाप्त कर देता है। केला के छिलका हो गया, केला के छिलका पर आप तो स्प्रिट ला कर भागिएगा, इसलिए केला के छिलका को हमेशा रोड के साइड में बोला जाता है फेंकने के लिए। रोड पे मत फेंके कभी, क्योंकि उसमें ना ब्रेक लगने वाला है ना आदमी रुकने वाला है, ठीक है। हाँ, केला के छिलका को इसीलिए रोड के साइड में फेंका जाता है, क्योंकि घर्षण वहाँ पे समाप्त हो जाती है। चलिए अब दूसरे का नियम बाद में पढ़ेंगे।